रोजगार विधि सेवा में आपका स्वागत है। आज हम लोग सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है। क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है। ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी सोडियम सल्फेट, ऑप्शन बी सुपर फास्फेट या फिर ऑप्शन डी पोटेशियम नाइट्रेट। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि रासायनिक उर्वरक नहीं है, यानी जो हम लोग खाद डालते हैं खेत में, रासायनिक उर्वरक वो कौन सा नहीं है। यूरिया रासायनिक उर्वरक है, सोडियम सल्फेट ये भी है, सुपर फास्फेट डीएपी में आता है सुपर फास्फेट ये भी है, ये पोटेशियम नाइट्रेट है, ये हमारा रासायनिक उर्वरक नहीं है। एनपीके पौधों के लिए कौन सा जरूरी होता है। एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटेशियम। पौधों के लिए ये तीन तत्व बहुत आवश्यक होते हैं, जो हमें यूरिया, सुपर फास्फेट और सोडियम सल्फेट से मिल जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पोटेशियम नाइट्रेट, ये हमारा रासायनिक उर्वरक नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी पॉलीहाइड्रोजन, ऑप्शन सी पॉलीक्लोरीन या फिर ऑप्शन डी पॉलीएथिलीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पॉलीएथिलीन। पॉलीएथिलीन प्लास्टिक से गैस उत्पन्न होती है, और जो पॉलीथीन बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है, वो भी एथिलीन से ही बनाई जाती है, पॉलीथीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पॉलीएथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और होंगे इसमें 4 कथन होंगे। कथनों पर विचार करना है, ये बताना है कौन सा कथन सही है। सही कथन को अपन बताना है। कथन 1 है, चाय तथा कॉफ़ी का संगठक कैफीन है जो मूत्रवर्धक होता है। कथन दूसरा है, मृदु पेय यानी सॉफ्ट ड्रिंक्स में सिट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है। कथन तीसरा है, एस्कॉर्बिक अम्ल हड्डियों और दांतों के निर्मित होने के लिए आवश्यक है। कथन चौथा है, हमारे पोषण में एस्कॉर्बिक अम्ल के लिए सिट्रिक अम्ल एक अच्छा प्रतिस्थापक है। इसमें हमें बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन ए 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी 1, 2, 3 सही है, या फिर ऑप्शन सी 3, 4 सही हैं, या फिर ऑप्शन डी सभी सही है। बताइए इसका कौन सा आंसर सही है। इसका सही आंसर है 1, 2, 3, यानी 1 भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। चौथा हमारा ये क्वेश्चन ये गलत है, क्योंकि चाय तथा कॉफ़ी का संगठक कैफीन होता है, बिल्कुल सही है, जो मूत्रवर्धक होता है। कभी भी चाय कॉफ़ी पीना तो उसमें क्या होता है, तो पेशाब आपको बार बार लगेगी। और सॉफ्ट ड्रिंक्स में सिट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही बात है। और एस्कॉर्बिक अम्ल हड्डियों और दांतों के निर्मित होने के लिए आवश्यक है। एस्कॉर्बिक अम्ल हड्डी और दांतों को बनाता है। इस प्रकार हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसको सभी को पता होगा। स्कर्वी रोग के इलाज में क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी पपीता, ऑप्शन सी आंवला या फिर ऑप्शन डी बेर। स्कर्वी रोग किस में होता है, दांतों में होता है, यानी मसूड़ों में सूजन आ जाती है, दांतों में दर्द हो जाता है, मुंह से स्मेल आने लगती है। ये किसका लक्षण है, स्कर्वी रोग का लक्षण है। तो किसकी कमी से होता है, ये विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी मिलता किससे है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आंवला, इसलिए आंवला ज़रूर खाते रहें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं। रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां किसमें वर्णित हैं, कौन सा अभिलेख है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन बी भीतरी अभिलेख, ऑप्शन सी नासिक अभिलेख या फिर ऑप्शन डी सांची का अभिलेख। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जूनागढ़ का अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु और झेलम के बीच, ऑप्शन बी झेलम और चिनाब के बीच, ऑप्शन सी चिनाब और रावी के बीच, या फिर ऑप्शन डी रावी और ब्यास के बीच। इसका सही आंसर है सिंधु और झेलम नदी के बीच। ये हमारा प्राचीन नगर तक्षशिला, क्योंकि प्राचीन यूनिवर्सिटी तक्षशिला, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी। और ये यूनिवर्सिटी कहाँ है? वर्तमान में ये यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में है, उस समय भारत में हुआ करती थी। आज ये रावलपिंडी जिला में पाकिस्तान में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी तक्षशिला, या फिर ऑप्शन डी उज्जैन। अभी मैंने बताया था कि मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था तक्षशिला। तक्षशिला जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, रावलपिंडी ज़िले में है। ये मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए विशाखदत्त, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी बाणभट्ट, या फिर ऑप्शन डी कलहर। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस पुस्तक किसने लिखी? इसका सही आंसर है विशाखदत्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? महापरिनिर्वाण का मतलब क्या हुआ है? यार इसका अर्थ समझें। महापरिनिर्वाण का मतलब है महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनको कहाँ दफनाया गया। महापरिनिर्वाण, इसका सही आंसर ऑप्शन ए लुम्बिनी में, ऑप्शन बी बोधगया में, ऑप्शन सी कुशीनगर, या फिर ऑप्शन डी कपिलवस्तु में। इसका सही आंसर है कुशीनगर में। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध जी को दफना दिया गया। और महात्मा बुद्ध जी का अगर जन्म पूछा जाता है, जन्म कहाँ है महात्मा बुद्ध जी का? जन्म लुम्बिनी में। और मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? अगर ज्ञान की प्राप्ति पूछा जाता है तो इसकी ज्ञान की प्राप्ति होती है बोधगया में। कि बोध का मतलब होता है, बोध का मतलब होता है ज्ञान। कहाँ, किस वृक्ष के नीचे हुई? बट वृक्ष के नीचे, यानी पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी रजिया, या फिर ऑप्शन डी बलबन। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्योंकि मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद मोहम्मद गोरी गद्दी पर बैठा और इसी ने गुलाम वंश की स्थापना करी। कब करता है? ये 1206 में स्थापना करता है और 1290 तक शासन किया इसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व कौन सी संस्था थी? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ऑप्शन सी यंग बंगाल एसोसिएशन, या फिर ऑप्शन डी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। इसका सही आंसर है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इससे पहले कौन सी, राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले कौन सी संस्था बनाई थी उन्होंने? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी CR डे, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, या फिर ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस जी ने। कब की थी ये स्थापना? 3 मई 1939 में, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय उन्होंने स्थापना की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया। कब नियुक्त किया? ऑप्शन ए वर्ष 1919 में, ऑप्शन बी वर्ष 1917 में,
ऑप्शन सी वर्ष 1921 या फिर वर्ष 1986 में। इसका सही आंसर है वर्ष 1917। सैडलर आयोग। सैडलर आयोग किसके लिए आया था? शिक्षा में सुधार हेतु। अंग्रेज़ों ने सोचा चलो शिक्षा में सुधार करते हैं भारतीयों के लिए, तो विश्वविद्यालय आयोग कब बनाए? 1917 में बनाया गया। बहुत अच्छी अंग्रेज़ों की बहुत अच्छी पहल थी, बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने, सराहनीय कार्य है। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया था कब? 1917 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन लोग छोड़ के आते हैं, लेकिन यही क्वेश्चन एक आपको सफलता की ओर ले जा सकता है। इस क्वेश्चन को जरूर याद करके रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है ये बताना है। एक तरफ होंगे रेलवे जोन, एक तरफ होंगे मुख्यालय। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है, और ऑप्शन बी है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में है। ऑप्शन सी, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है बिलासपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में। नहीं सॉरी, ऑप्शन बी, ये तो सही है। ये पूछा गया सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में नहीं है। ये गलत है, यही गलती पूछा है, सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ? भुवनेश्वर में नहीं है। कहाँ है ये कमेंट बॉक्स में लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान किस राज्य में है? ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची दी गई है, सूची 1 और सूची 2। ये बताना है आपको कि कौन सा वन्यजीव अभयारण्य किस नगर के समीप है। एक तरफ है वन्यजीव अभयारण्य, दूसरी है समीपवर्ती नगर। चंद्रप्रभा कहाँ पर है? करेरा कहाँ पर है? जयसमंद और नाहरगढ़, ये किस जिले में है? चंद्रप्रभा पता है, चंद्रप्रभा चंदौली और वाराणसी। चंद्रप्रभा कहाँ पर है? वाराणसी और चंदौली जिले में है, अपना यूपी में। और दूसरा आता है करेरा। करेरा वन्यजीव अभयारण्य है, वो कहाँ पर है? वो झांसी में है। जयसमंद तो पता ही है सबको, ये उदयपुर में है। और नाहरगढ़ है जो, वो जयपुर में है। नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? जयपुर में। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होना चाहिए क्या? ऑप्शन सी, सी वाला, ऑप्शन सी। 4 2 5 1 इस तरीके से चंद्रप्रभा वाराणसी, करेरा झांसी, जयसमंद हो गया ये उदयपुर, और नाहरगढ़ जयपुर। इस तरीके से इसको मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? फिर ये नहीं क्वेश्चन पूछ दिया, प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है ये बताना है। ऑप्शन ए कोचीन, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी विशाखापत्तनम, या फिर ऑप्शन डी चेन्नई। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चेन्नई। चेन्नई ये प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। ये कैसा बंदरगाह है? ये कैसा है? कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, खादर मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? खादर मिट्टी की पहचान क्या है? खादर मिट्टी का दूसरा नाम है नई जलोढ़ मृदा, यानी नदियों द्वारा हर वर्ष लाई गई मिट्टी। यानी जब भी नदियाँ को बाढ़ आती है तो मिट्टी छोड़कर चली जाती हैं, उन्हें बोलते हैं खादर मृदा। दूसरी होती है बांगर मृदा। बांगर मृदा क्या होती है? बांगर कैसी होती है? बांगर जो है वो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, वहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, तो उसे बोलते हैं बांगर। तो ये पूछा ये है कि खादर मिट्टी पाई कहाँ जाती है, क्वेश्चन ये है।
ऑप्शन ए पीटमांड पर्वतीय मैदान में, ऑप्शन बी बाढ़ के मैदान में, ऑप्शन सी निम्न पठार में, या फिर ऑप्शन डी खड़ी ढलान में। इसका सही आंसर है बाढ़ के मैदान में, क्योंकि मैंने बताया था कि बाढ़ के नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी जलोढ़ मृदा, नई जलोढ़ मृदा को क्या बोलते हैं? खादर मिट्टी बोलते हैं। हर साल नई मिट्टी छोड़ जाती हैं, तो उसे बाढ़ आई, मिट्टी छोड़कर चली गई, उसे बोलते हैं खादर मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात बोलते हैं, वो किस नदी पर है? ऑप्शन ए शरावती नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी गोदावरी, या फिर ऑप्शन डी नर्मदा नदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शरावती नदी। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात सभी को पता है, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है, ये शरावती नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें बताना है आपको कौन सा सही है, सही बताना है। भारत में संसद द्वारा पारित विधान न्यायपालिका द्वारा पुनर्विलोकित किया जा सकता है, क्या ये सही है? कथन दूसरा है, भारत के संविधान में मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की प्रक्रिया दी गई है, इसमें कौन सा सही है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी केवल एक दो, ऑप्शन डी ना तो एक और ना दो। इसका सही आंसर है एक और दो, ऑप्शन सी सही है, क्योंकि संसद द्वारा पारित विधान न्यायपालिका द्वारा पुनर्विलोकित किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, पुनर्विलोकन का प्रावधान है, जुडिशरी रिव्यू। और भारत के संविधान में मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की प्रक्रिया दी गई है, बिल्कुल सही बात है। जैसे हमारा पहले 7 मूल अधिकार हुआ करते थे, और वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? 6 ही मूल अधिकार हैं। तो इस प्रकार भारत संविधान में मूल अधिकारों को परिवर्तित कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर भी विचार करना है और इसमें बताना है कौन सा सही है। विचार करना, भारत के संविधान में पुरुषों और महिलाओं के द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने को बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं है, क्या ये सही है? कथन दूसरा है, भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया, कौन सा सही है इसमें ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी केवल न तो एक और दो, ऑप्शन डी न तो ना ही एक और ना ही दो। कौन सा सही है बताइए। भारत के संविधान में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य तथा समान कार्य के लिए समान वेतन देने को बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं है। उपबंध है, उपबंध किसमें है? 39 घ में है। 39 घ में ये दिया गया है कि पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किसमें है? 39 घ में दिया गया है, उसमें जब कोई उपबंध नहीं है कह रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया क्वेश्चन कथन गलत। भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया, ये बताइए परिभाषित किया गया या नहीं किया गया? कथन दूसरा है ये सही है, क्योंकि पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है, इनको सिर्फ क्या है कि उल्लेख किया गया है लेकिन परिभाषित नहीं किया गया है। इनको आरक्षण का भी प्रावधान है, लेकिन किसमें? सामाजिक तौर पर आरक्षण का प्रावधान है, आर्थिक तौर पर नहीं है। इस प्रकार इसका सही आंसर है केवल दो सही है, ये वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी PIL का फुल फॉर्म क्या होता है ये पहले बताएं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। PIL का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? ऑप्शन ए M हिदायतुल्ला, ऑप्शन बी AM अहमदी, ऑप्शन सी AS आनंद, या फिर ऑप्शन डी PN भगवती। इसका सही आंसर है PN भगवती जी। उस समय हमारे मुख्य न्यायमूर्ति थे, उन्हीं के समय PIL लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये PIL कब लाया गया था? PIL अगर कोई पूछे तो PIL कब लाया गया?
ये लाया गया 1985 में। किसके द्वारा लाया गया? PN भगवती द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, संविधान सभा प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? यानी प्रारूप संविधान सभा में क्वेश्चन टाइप नहीं हुआ, संविधान सभा में जो प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9 या फिर ऑप्शन डी 11। कितने लोग थे प्रारूप समिति? इसमें 7 लोग थे, और जो मुख्य थे इनके वो थे VR अम्बेडकर जी। VR अम्बेडकर जी थे, और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, N गोपाल स्वामी आयंकर, VN मित्तल और DP खेतान। इस तरीके से VR अम्बेडकर के अलावा 6 लोग और थे इसमें थे। इस प्रकार ये 7 लोग प्रारूप समिति में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है। इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे उप प्रधानमंत्री। 25वां क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है। कथनों पर विचार करना है और इसमें बताना है कौन सा सही है या गलत। कौन सा सही है? कृषि लागत और कीमत आयोग ने 32 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमतों की सिफारिश करता है। क्या ये सही है? केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा आरंभ किया। क्या ये सही है? 25 का क्वेश्चन मेरे हिसाब से दोनों गलत हैं। क्योंकि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग 23 वस्तुओं की MSP लागू करता है। 23 वस्तुओं में 7 अनाज हो गए, 23 वस्तुओं में 7 अनाज, ठीक, 7 अनाज हो गए, 5 दालें और 7 तिलहन। अब बचा क्या? 4 क्या बचा? ये वाणिज्यिक फसलें बची, तो इस प्रकार 7 5 12 7 12 7 19 19 और 4 23 फसलें होंगी टोटल। 23 फसलों के लिए, 23 वस्तुओं के लिए कह सकते हैं ये MSP लागू करता है, सिफारिश करता है। अगर अनाज पूछे जाए तो 7 अनाज, 5 दालें, 7 तिलहन और 4 जो वाणिज्यिक फसलें होती हैं। वाणिज्यिक फसलों में जैसे गन्ना है, कपास है, जूट है, इस तरीके से 4 वाणिज्यिक फसलों की भी सिफारिश करता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या है? न तो 1 है और न 2, दोनों का क्वेश्चन दोनों गलत हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और इसमें भी बताना है कौन सा सही है। बहुत ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं। ऐसे क्वेश्चनों को अगर करना सीख गए आप तो ये मान लो आपको सुनिश्चित सफलता मिल जाएगी। तो करते हैं क्वेश्चन भी सॉल्व। कथनों पर विचार करना है और बताना है सही कौन सा है। वर्ष 2011 की जनगणना में पहली बार सेक्स वर्करों को भिखारी की बजाय एक वर्ग माना गया। ये बताएं सही है या गलत है। कथन दूसरा है, देश की कुछ जनजातियों की जनगणना रात्रि में की जाती है क्योंकि दिन में उनका एक ठिकाना नहीं होता। कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए कथन 1, ऑप्शन बी कथन 2, ऑप्शन सी 1 और 2 या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 26 का सही आंसर क्या है? 1 और 2 दोनों सही है। कैसे सही है? क्योंकि 2011 की जनगणना में पहली बार सेक्स वर्करों को भिखारी नहीं माना, उनको एक वर्ग माना। सेक्स वर्कर क्या है, उनको एक वर्ग दे दिया, इन जनगणना में उनको एक स्थान दे दिया। ठीक। दूसरा क्या है, देश की कुछ जनजातियों की गणना रात्रि में की जाती है क्योंकि दिन में नहीं की जाती, क्योंकि कुछ घुमंतू जनजातियाँ होती हैं, वो दिन भर अपने भोजन की तलाश में घूमती रहती हैं, तो इस प्रकार रात में वो अपने घर पत्ते रह जाती हैं, तो इस तरीके से रात में उनकी जनगणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्रुखाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी ODOP पूछ रहा है,
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के मामले में पूछ रहा है, किसके लिए प्रसिद्ध है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए कालीन की बुनाई के लिए, ऑप्शन बी कांच की वस्तुओं के लिए, ऑप्शन सी इत्र के लिए, या ऑप्शन डी हाथ की सफाई के लिए। बताइए। इसका सही आंसर है हाथ की सफाई के लिए, क्योंकि उनके पास क्या होता है, जैसे लकड़ी या प्लास्टिक की डाई होती है, लकड़ी या प्लास्टिक की डाई से उनके पास क्या आएगी, लकड़ी और पीतल, लकड़ी या पीतल या फिर प्लास्टिक की डाई से, जैसे है स्टॉल, दुपट्टा वगैरह, उसकी छपाई करते हैं। तो ये हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध है और इनका प्रोडक्ट विदेशों में भी जाता है। फर्रुखाबाद किसके लिए प्रसिद्ध हो गया है, हाथ की छपाई के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई? ऑप्शन ए वर्ष 1970 में, ऑप्शन बी वर्ष 1975 में, ऑप्शन सी 1990 में, या फिर ऑप्शन डी 1992 में। इसका सही आंसर है वर्ष 1992 में। किसान बही योजना कब आई? 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वही आ गया अपना ODOP वाला। सूची 1 में उद्योग रहेंगे और सूची 2 में केंद्र रहेगा। लकड़ी के खिलौने कहाँ पाए जाते हैं और खेल का सामान कहाँ मिलता है, पीतल की मूर्तियाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं, दिया सलाई उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है, ये मिलान करना है। तो उसका बताइए, लकड़ी के खिलौने कहाँ मिलते हैं? लकड़ी के खिलौने मिलते हैं हमारे वाराणसी में, ठीक है। और खेल का सामान तो पता है सभी को, मेरठ में मिलता है। पीतल की मूर्तियाँ कहाँ मिलती हैं? सीका फोर्थ, मथुरा। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा। और दिया सलाई कहाँ है? बरेली। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन डी, 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी सोनभद्र, ऑप्शन सी सीतापुर, या फिर ऑप्शन डी हरदोई। इसका सही आंसर है लखीमपुर खीरी। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काटने एवं जलाने वाली कृषि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए वनों की कटाई, ऑप्शन ए बी भूमि कटाव, ऑप्शन सी पोषक तत्वों की कमी, या फिर ऑप्शन डी सभी। इसमें तो सभी को पता होगा, ये सभी होते हैं, क्योंकि जंगल को काटेंगे आप तो क्या प्रॉब्लम होगी, भूमि का कटाव होगा, वनों की कटाई से पोषक तत्वों की कमी भी होगी। तो ये सभी कमियाँ होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 1935 अधिनियम में कितने प्रावधान लाए गए? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 1/4, या उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी जब भारतीय संविधान बनाया गया वो 1935 से, भारतीय संविधान में ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में जो 1935 के अधिनियम है वो कितना भाग है? भारतीय संविधान 2/3 भाग है, 2/3 अकेला है 1935 अधिनियम से लिया गया है। उस समय क्या था, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियाँ इसमें थीं। किसमें? 1935 अधिनियम में। कितनी थी? 321 धाराएं और 10 अनुसूचियाँ। और आज कितनी हैं? वर्तमान में कितने हैं अनुसूचियाँ? कितनी हैं हो गई? 12 अनुसूचियाँ हो गई। सॉरी, कितनी अनुसूचियाँ हो गई? 12 अनुसूचियाँ हो गई। और अनुच्छेद कितने हो गए टोटल? आज भी अनुच्छेद तो नहीं है, 395। तो इस प्रकार क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि 1935 अधिनियम में कितने प्रावधान लिए गए थे? 2/3। 2/3 भाग भारतीय संविधान में उस समय 1935 का अधिनियम से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीथिंग बट खामोश, अच्छी पुस्तक है। एनीथिंग बट खामोश किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए शत्रुघ्न सिन्हा, ऑप्शन बी अभय सिन्हा,
ऑप्शन सी यशवंत सिन्हा या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शत्रुघ्न सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की पूर्वोत्तर दिशा में कौन सा देश है? उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर दिशा में कौन सा देश है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी भूटान या इनमें से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर जिला में एक ही देश है, सभी को पता है, नेपाल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में औसतन सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी बरेली या फिर ऑप्शन डी मथुरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गोरखपुर में। गोरखपुर में कितनी वर्षा होती है? लगभग 185 mm होती है कि सेंटीमीटर में बताइए? 185 सेंटीमीटर होती है वर्षा। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? सबसे कम वर्षा होती है मथुरा में, सबसे कम। और सबसे अधिक पूछी जाए तो कहाँ होती है? गोरखपुर में। और कम पूछी जाए तो कहाँ? मथुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुमने एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ई लंदन, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी रुड़की या फिर ऑप्शन डी लखनऊ। इसका सही आंसर है शिमला, हिमाचल प्रदेश में है। पहले इसको, जिसको क्या कहते हैं, सिपरी सिपरी के नाम से जाना जाता है। पहले इसकी स्थापना पटना में हुई थी वर्ष 1949 में। बाढ़ के कारण, बाढ़ आ जाने के कारण वहाँ से इसको ट्रांसफ़र कर दिया। कहाँ पर कर दिया गया? शिमला में। अब ये बताओ कि शिमला में किस वर्ष इसको ट्रांसफ़र किया गया? यानी पटना से शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान को ट्रांसफ़र कब किया गया? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।